नमस्कार दोस्तों, वर्ड छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र की शुरुआत कर रहे हैं। जितने भी नदियाँ छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ एवं अन्य सहायक नदियाँ आज की वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को कंप्लीट छत्तीसगढ़ तैयारी करवाया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने लेक्चर 1 से छत्तीसगढ़ की क्लास नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ आप वहाँ से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1 से पढ़िए। लेक्चर 1 से हमने क्या बता चुका है अभी तक आप लोगों को? छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, ठीक, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार राज्य का निर्माण हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का में कौन कौन से जिले का, नवीन जिले का निर्माण हुआ है, ठीक, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाइयों को देखा है, जैसे कि संभाग, जिला, तहसील, विकास खंड, ठीक, जैसे आपका हो गया आदिवासी विकास खंड। ये सभी चीज़ों को हमने पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये सब चीज़ होने के बाद हम छत्तीसगढ़ का भूगोल शुरू किए, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ राज्य के जो स्पर्शित जिले हैं उसको पढ़ा। छत्तीसगढ़ राज्य से कितने राज्यों स्पर्श होता है ये देखा हमने, ठीक, राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा, भूगर्भिक संरचना देखा। उसके बाद मिट्टी देखे हम लोग। मिट्टी के बाद हम लोग प्राकृतिक विभाजन पढ़े, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर सामरिक पाट प्रदेश, दंडकारण्य का पठार और आपका छत्तीसगढ़ का बेसिन। ये सब वीडियो आप लोगों का पुराना हो चुका है, डल चुका है, ठीक है। आप लोग उस वीडियो लेक्चर 1 से पढ़ते आइए, ताकि आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ भी कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे बनेगा, चाहे वो गणित का बात हो, चाहे वो आपका इतिहास का बात हो, चाहे भूगोल का बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ का बात हो। इसलिए समझ करके पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है। छत्तीसगढ़ को भी समझिए, भूगोल तो पूरा समझने वाला चीज़ है। मैं आप लोगों को पूरा मैप के आधार पर भूगोल को पढ़ा रहा हूँ अभी। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उसे विजिट करें, देखें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को कि जो मैथ्स और रीजनिंग की जो फ्री क्लासेस हैं वो आपकी रेगुलर डल रही हैं। नंबर सिस्टम का टॉपिक ख़त्म होने वाला है दोस्तों, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम लोग साइंस का जो सीरीज़ है वो शुरू कर रहे हैं, और जीएस का सीरीज़ शुरू हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देखिए दोस्तों। और जो लोग महंगे कोचिंग नहीं जा सकते हैं उन लोगों को प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर करेंगे, ताकि वो लोग घर में बैठ करके पढ़ सकें और निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र एवं नदियाँ। सबसे पहले समझेंगे कि नदियाँ क्या होती हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि नदियों का उद्गम कहाँ होता है, वो क्षेत्र आपने देखा होगा। जैसे महानदी को हम पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की जो जीवनदायिनी नदी है या मुख्य नदी है वो कौन सी नदी है, तो याद रखेंगे महानदी है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा यहाँ की नदियाँ ही हैं, इस चीज़ को समझिए। नदियाँ जो है आपका वो सिंचाई एवं पेयजल का मुख्य स्रोत है। सिंचाई मतलब कि जो खेती किसानी करते हैं उसको पानी देने के लिए आवश्यकता, पानी ज़रूरत होती है, सिंचाई उसी को ही बोलते हैं कि सिंचाई करना। मतलब जो अपन फसल उगाते हैं या पेड़ पौधे उगाते हैं उसमें हम पानी डालते हैं, उसी को सिंचाई करना बोलते हैं, ठीक। तो सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है छत्तीसगढ़ में वो नदियाँ ही हैं, ठीक। दूसरा बात, जो पेयजल है, पेयजल मतलब पीने वाला जल, उसका भी मुख्य स्रोत क्या है, आपका नदियाँ हैं, ठीक। तो नदियाँ नदियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो धरातल से उत्पन्न होती है। कहीं पहाड़ों के बीच से या पठारों से निकल रही नदियाँ कुछ, ठीक है, कुछ नदियाँ आपको चट्टानों के बीच से निकल रही हैं, है ना। तो ये नदियाँ हैं, और नदियाँ ही क्या है, जीवन रेखा है, ठीक, किसकी, छत्तीसगढ़ की। नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ करके पढ़ेंगे कौन सी नदी कहाँ से है, कैसे मिल रही है, पूरा मैप पे अपन समझेंगे इस चीज़ को। तो समझिए। अब देखिए, नदी तो समझ में आ गया, अपवाह तंत्र क्या होता है ना। ये जो अपवाह तंत्र है वो क्या होता है, तो जो मुख्य नदी है, मुख्य नदियों में जो सहायक नदियाँ होती हैं, सहायक नदियों को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो मुख्य नदियों में सहायक नदियों के सम्मिलन को या मिलन को अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक। अपवाह तंत्र मतलब होता है क्या, एक जैसे मुख्य नदी ये बह रही है, उसके साथ आ करके ये 2-4 नदी ऐसे इस प्रकार से इसको मिल रही है, तो ये जो एक क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तंत्र मतलब अपवाह तंत्र, मतलब यहाँ पर जो पानी का जो बहाव है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदी आकर के इससे मिल रहे हैं, तो एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं,
अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, नदियों का अपवाह तंत्र जो होता है वह आपके भूमि के ढाल, उसके संरचना एवं नदी के जल के वेग पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है ये जो आपका महानदी बह रही है, मान लीजिए ये महानदी बह रही है, ठीक है, तो महानदी कहाँ से निकलती है, तो धमतरी के आपके सिहावा पर्वत से निकलती है और वो कुछ ऐसे बहती है आपका कांकेर से ऐसे होते हुए आपका बालोद से ऐसे निकल जाती है उत्तर की ओर, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है इस प्रकार से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो ढलान है, वहाँ का जो ढाल है भूमि का, वो आपका इसी प्रकार से है, पूर्व की ओर गया हुआ है। इसीलिए हम पढ़े हुए हैं आपका किसमें, प्राकृतिक प्रदेश में, कि छत्तीसगढ़ का जो महानदी बेसिन है या छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसका ढाल किस ओर है, तो पूर्व की ओर है। तो महानदी इसलिए कहीं ना कहीं आपका उत्तर से ऐसे होते हुए आपका पूर्व की ओर मुड़ जाती है और जा करके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है उड़ीसा से होते हुए। ठीक, उड़ीसा में क्या है, हीराकुंड बांध है संबलपुर जिला में, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझने का वाला बात है यहाँ पर। देखिए कि जो आपका जो अपवाह तंत्र है, भूमि के ढाल और संरचना, अपवाह तंत्र मतलब यहाँ पे दूध नदी आके मिल रही है इस प्रकार से, सिलियारी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी इस प्रकार से मिल रही है। तो ये जो है वो वहाँ पे आके महानदी से मिल रही है ना, और वहाँ की जो भूमि है, वहाँ के ढाल हैं या उसका जो संरचना है, जिस प्रकार से निर्माण हुआ है, ठीक, वही आपका क्या हो रहा है, अपवाह तंत्र का निर्माण कर रहा है। जल का जो स्पीड होता है वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है कि उसका किस प्रकार से वहाँ पर आपका स्वरूप होगा। ठीक, ये हो गया आपका अपवाह तंत्र। ठीक है, अब चलिए, ये कॉन्सेप्ट वाली बात थी, नदी क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है। बहुत लोग पूछते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन इसको समझते नहीं कि अपवाह तंत्र क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ की जो नदियाँ हैं, जैसे कह सकते हैं जो छत्तीसगढ़ की नदियाँ उनको 5 अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न कर सकता है, इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ की नदियों को याद रखेंगे 5 अपवाह। ठीक है ना, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं, तो 5। भारत में कितने छत्तीसगढ़ में कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं, तो 4। भारत में कितने हैं, 5। उसी प्रकार से याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में नदियों को 5 अपवाह तंत्र में बांटा गया है, या 5 अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदियाँ आती हैं छत्तीसगढ़ की। ठीक, कौन कौन सा, तो अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से पूछते हैं। पहला चीज़ तो हो गया आपका महानदी। महानदी जो है, महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ की। ठीक, महानदी अपवाह तंत्र क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। मतलब नदियों में सबसे ज़्यादा जो घेरता है क्षेत्र, वह महानदी अपवाह तंत्र है। प्रतिशत, कितना प्रतिशत, इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक, 56.15% इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आंकड़ा याद रखेंगे। महानदी अपवाह तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट, 56.15% ये एरिया एलोकेट करता है, जो कि सर्वाधिक है अपवाह तंत्र में। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये क्षेत्रफल है 77,432 क्षेत्रफल, किस में है, याद रखेंगे, हेक्टेयर में है। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र, हालांकि ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। 56.15% क्या है, महानदी अपवाह तंत्र का क्षेत्र है। ठीक, दूसरा जो है आपका वो है गोदावरी अपवाह तंत्र। मैं आपको ज़्यादा से कम की ओर ले जा रहा हूँ। ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। आज का वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन को समझेंगे अच्छे से, है ना, कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं और प्रमुख बातें इससे संबंधित। तो जो गोदावरी अपवाह तंत्र है, इसका प्रतिशत को भी आपको याद रखना है, कितना है, तो 28.64%, 28.64%। इम्पॉर्टेंट है ये आंकड़ा, आपको भूलना ही नहीं है जो प्रतिशत वाला है। भाई आपका जो हेक्टेयर वाला है, जो एरिया वाला है, कितना एरिया है इसका, तो 39,497 आपका हेक्टेयर। ठीक है, एरिया को हेक्टेयर में नाप रहे हैं इसमें। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, गोदावरी अपवाह तंत्र, कितना, 28.64। याद रखेंगे
28 तक याद करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेटा याद होना चाहिए। 56.15 मतलब 56.15, 28.64 मतलब 28.64। ठीक, चलिए तीसरा जो अपवाह तंत्र है वह है आपका गंगा अपवाह तंत्र। सोन गंगा अपवाह तंत्र भी बोलते हैं या गंगा अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। गंगा अपवाह तंत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका एरिया परसेंटेज में जो है वह है 13.63%। कितना है? 13.63%। इसका भी ध्यान रखना है। सबसे पहले महानदी सर्वाधिक 56.15, उसके बाद गोदावरी 28.64, फिर उसके बाद अभी देख लिए गंगा अपवाह तंत्र कितना हो गया 30.63। एरिया की बात करें तो कितना एरिया, तो 18789 हेक्टेयर। ये याद नहीं होगा तो चल जाएगा दोस्तों, लेकिन ये मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना आपको, ठीक है ना। इनको ध्यान में रखना, इनको याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महानदी, गोदावरी और आपका गंगा। इसके बाद जो चौथा अपवाह तंत्र है वह है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक, कहाँ पर है, कौन कौन से इसकी सहायक नदी, सबको देखेंगे अपन। ठीक, अभी यहाँ समझिए ब्राह्मणी अपवाह तंत्र कितना एरिया, 1.03%। 1.03 मतलब कि बहुत कम, समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक, इसका एरिया को ध्यान रखेंगे, कितना एरिया है इसका, तो 1423 हेक्टेयर। ठीक, 1423 हेक्टेयर हो गया। नेक्स्ट है और लास्ट है नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है, नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र कितना है, तो मात्र 0.55%, मतलब 1% भी नहीं है, आधा है लगभग। तो याद कर सकते हैं, आधा है नर्मदा अपवाह तंत्र, एक का भी आधा। कितना एरिया में टोटल, तो याद रखेंगे 759 हेक्टेयर ओनली। कितना, ठीक, तो सबसे कम क्या हो गया, नर्मदा अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र हैं, नदियों को कितने अपवाह तंत्र में बांटा गया है, तो याद रखेंगे 5। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा है अब महानदी अपवाह तंत्र। सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश भी कौन सा है, तो महानदी बेसिन। ठीक, याद करते चलना है आप लोगों को, ठीक है। आप याद करिए, महानदी बेसिन को जब मैं आप लोगों को पढ़ाया था, प्राकृतिक प्रदेश को, कितना क्षेत्रफल उसका बताया था, तो 50.33%। ये नदी है, ठीक है, तो इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, तो इसका विस्तार थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। प्राकृतिक प्रदेश में महानदी जो बेसिन है, या आपका छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, मध्य भाग है, उसका जो क्षेत्रफल कितना बताया था, तो मैं 50.33% आप लोगों को बताया था। ठीक, जबकि आप लोगों को मैं बताया था दंडकारण्य का पठार, या आपको मैं आप लोगों को बताया था, उसी को हम लोग क्या बोले थे, बस्तर का पठार, या आपका गोदावरी अपवाह तंत्र वाला जो क्षेत्र है, समझ लीजिए, वो अभी कितना है इसमें, 28.64। ठीक, एक तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन जब हम पढ़े थे प्राकृतिक प्रदेश, तो जो बस्तर का जो दंडकारण्य का पठार था, उसका हम कितना प्रतिशत देखे थे, तो वो था 28.91%। मतलब उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा था और नदियों का बहाव थोड़ा कम था, मतलब नदियों का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा कम था। तो इसलिए जो प्राकृतिक प्रदेश है वो 28.91% है। ये यहाँ पर थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़िएगा, है ना, कि देखो पहले चीज़ तो महानदी जो है, महानदी छोड़िए, ठीक है, महानदी प्राकृतिक प्रदेश जो है, एरिया कितना है, 50.33%। जबकि महानदी बेसिन, अगर मैं महानदी बेसिन की बात करूँ, महानदी बेसिन ये कितना हो गया आपका, 56.15%। दोनों सेम है, याद रखेंगे, एक प्राकृतिक प्रदेश है, एक महानदी बेसिन है, मध्य नदियों का अपवाह तंत्र वाला क्षेत्र। दूसरा हमने देखा आपका कौन सा, गोदावरी। गोदावरी जो गोदावरी को छोड़िए, यहाँ पे आप दंडकारण्य समझ लीजिए, दंडकारण्य का पठार। ठीक, ये कितना बताया मैंने आपको, 28.91%। जबकि मैं बोला कि थोड़ा नदी कम है, मतलब कि गोदावरी अपवाह तंत्र कितना हो गया, 28.3
3 नहीं 6-4। ठीक, ये आपका दंडकारण्य वाला हो गया। उसके बाद सरगुजा संभाग देखा था हमने। सरगुजा संभाग में आपका क्या रहा है, गंगा अपवाह तंत्र। तो यहाँ पे मान लीजिए आप सरगुजा संभाग की बात हो रही। इसका बताया था मैंने आपको कितना, सरगुजा संभाग का 16.16%। जबकि आपका अपवाह तंत्र की बात करें, गंगा अपवाह तंत्र वाला क्षेत्र, ये कितना है तो 13.63। ठीक, ये 3 चीज़ आप याद कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बताया मैं आपको। महानदी जो बेसिन है, महानदी बेसिन कितना है 56.15%। ठीक, दूसरा हो गया महानदी का प्राकृतिक प्रदेश बोला जाए या छत्तीसगढ़ का बेसिन बोला जाए तो कितना है 50.33%। वहीं दंडकारण्य का पठार है वो 28.91 है। जबकि आपका गोदावरी बेसिन जो है या इंद्रावती बेसिन जो है, गोदावरी इंद्रावती बेसिन, उसका कितना परसेंटेज है तो 28.64%। सरगुजा संभाग, ठीक, जो सरगुजा संभाग है जो उत्तर में है आपका, है ना, उसका कितना क्षेत्रफल में बताया आपको 16.16%। जबकि आपका सोनगंगा या गंगा अपवाह तंत्र जो है वो कितना है 13.63%। ठीक, ये आपको क्या करना है, याद करके ही रखना है। यदि एक बार में याद ना हो तो 4 बार और इसको पढ़िए, रिवीजन करिए, रिकॉल करिए, चिपका लीजिए दीवार में, परीक्षा में प्रश्न करता ही है। ठीक है, भूलना नहीं है। फिर से एक बार देखिए, यहीं पर ही मैं आप लोगों को रिवाइज कराता हूँ। महानदी कितना तो 50.33%। अपवाह की बात करूँ तो कितना 56.15%। गोदावरी की बात करें तो ये आपका क्या है, प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अपवाह तंत्र। ये कितना है तो याद रखेंगे 28.94%। जबकि ये कितना है 28.61%। ठीक, 28.64% है। वहीं बात करूं मैं आप लोगों को कौन सा सरगुजा संभाग, ये आपका हो गया गंगा सोन गंगा पातन। एरिया में बताया था आपको कितना है 16.16%। जबकि अभी कितना बता रहा हूँ 13.63%। ठीक, इसके बाद मैं आप लोगों को 2 ठोक और बताया हूँ। एक हो गया क्या, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक, ये है कितना 1.03%। जबकि एक नर्मदा अपवाह तंत्र बताया मैं आपको, वो कौन सा है, कितना है 0.55%। ठीक, ये कोई प्राकृतिक प्रदेश में नहीं आते, छोटे छोटे ये अपवाह तंत्र वाला क्षेत्र है। बाकी ये सब प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आने वाले बेसिन वाले क्षेत्र हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जितने भी आप लोगों को मैंने आपको प्राकृतिक प्रदेश बताया अभी, नर्मदा अपवाह तंत्र एकमात्र अपवाह तंत्र है। नर्मदा अपवाह तंत्र, अपवाद है, याद रखेंगे। ठीक है, क्यों अपवाद है, क्योंकि ये एकमात्र नदी है जो आपका पश्चिम की ओर बहती है। कौन सा, पश्चिम दिशा की ओर। जबकि जितने भी अन्य जो अपवाह तंत्र वाले मैंने आपको बताया है, जैसे महानदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक, वो सभी आपकी नदियाँ पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। किस दिशा, पूर्व दिशा की ओर। ठीक, तो याद रखेंगे जो नर्मदा अपवाह तंत्र है ये अपवाद है, ये एकमात्र नदी है या एकमात्र अपवाह तंत्र वाला क्षेत्र वाली नदी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है, और बाकी सभी कहाँ, आपका पूर्व दिशा की ओर, जितनी भी अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, समझ करके पढ़ना है। अभी मैप में सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, ये अपने पास मैप भी है। ठीक है, पूरा डिटेलिंग यहाँ पे करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, ये जो आप देख सकते हैं महानदी है। महानदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, सियावा पर्वत से, धमतरी जिले से। ठीक, ये आपका बह रही है इस प्रकार से नदी, है ना, और 11 जिलों से होकर के बहती है छत्तीसगढ़ में। याद रखेंगे कितने, 11 जिलों में। आपको सब कुछ लिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ये समझना है। ठीक है, ये आपका क्या है, संबलपुर में हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में। ये ईब नदी आ रही है यहाँ से,
ईब नदी जो आपका महानदी की सहायक नदी है, लेकिन आपका उड़ीसा में जाकर के मिलती है। बाकी सभी नदी जो है आपका छत्तीसगढ़ में जो बहती हैं वो आपका महानदी से छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगी, लेकिन ईब नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो उड़ीसा में जाकर के महानदी से मिलती हैं। ठीक है, सब चीज़ें मैं आपको डिटेलिंग कराऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ पूर्व की दिशा की ओर इस तरफ जो बह रही वो नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो महानदी अपार तंत्र वाली नदी है, वहीं आपका गोदावरी अपार तंत्र वाली नदी है, ये आपका जो गोदावरी नदी है ये दिख रहा है, और उसकी सहायक नदी ये सब हैं, इंद्रावती, ये सब भी कहाँ जा रही हैं, आपके पूर्व की ओर जा रही हैं। वहीं आपका सोनगंगा अपार तंत्र वाली नदी, ये सब जो है कन्हार नदी हो गए, इरियन नदी हो गई है, यहाँ से आपका क्या जा रही है, सोन नदी जा रही है, जो कि गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ये भी आपका पूर्व दिशा की ओर बह रही है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ब्राह्मणी अपार तंत्र मिलेगा, जो कि जशपुर जिले में है, और ये भी नदी आपका पूर्व दिशा की ओर बहती है। यहाँ पर आपको कहाँ मिलेगा, मेकल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक के पास से आपका यहीं पर से नर्मदा नदी का उद्गम होगा, और ये जो है एकमात्र नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। ठीक, समझना है दोस्तों। और ये क्या हो गया आपका पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा की ओर आपका महानदी अपार तंत्र, गोदावरी अपार तंत्र, ब्राह्मणी अपार तंत्र और गंगा अपार तंत्र बहते हैं, जबकि पश्चिम दिशा की ओर नर्मदा अपार तंत्र वाली नदियां बहती हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो मैं आपको बताया हूँ अभी कितने अपार तंत्र हैं, 5 अपार तंत्र हैं। ठीक, अब मैप में थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो 5 अपार तंत्र थे कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। पहला बात समझिएगा दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ का गंगा अपार तंत्र है वह आपका छत्तीसगढ़ का उत्तर वाले संभाग में आता है। कौन संभाग में, उत्तर वाले संभाग में। ये जो संभाग है आपका, ये जो सरगुजा संभाग है कह सकते हैं आप इसे, या उत्तरी भाग जो है वह कौन सा भाग है, गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। गंगा अपवाह तंत्र कहाँ पर है और डिटेल में देखेंगे, मोटा मोटा समझिए। ये जो आपका उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है ये आपका है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये आपका है नर्मदा अपवाह तंत्र, एकमात्र अपवाह तंत्र जो पश्चिम दिशा की ओर बहता है पूरा। ठीक, इसके बाद जो ये मध्य क्षेत्र है जिसमें आपका रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग वाला क्षेत्र है वो है आपका महानदी अपवाह तंत्र या महानदी शिवनाथ नदी अपवाह तंत्र। ठीक, और एक जो बच जाता है आपका ये वो कहलाता है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। ये जो है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, ये आपके जो हैं 5 अपवाह तंत्र हैं। ठीक, सबसे पहले ऊपर में है उत्तर संभाग में या उत्तरी भाग में छत्तीसगढ़ के कौन सा आपका गंगा अपवाह तंत्र। उत्तर पूर्व में कौन सा अपवाह तंत्र आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक, आपका हो गया मध्य उत्तर वाले क्षेत्र में, मध्य पश्चिम वाले क्षेत्र में आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। मध्य भाग में आपका कौन सा हो गया महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, जबकि आपका दक्षिण क्षेत्र में कौन सा हो गया, दक्षिणी भाग में छत्तीसगढ़ के गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, मैंने आपको बताया कि गंगा अपवाह तंत्र का क्षेत्र कितना है, याद रखेंगे कितना, 13.63। ठीक, 13.63% क्या आपका गंगा अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी का मैंने आपको बताया था 1.05%। नर्मदा का मैंने आपको बताया था 0.55%। जबकि महानदी का कितना बताया था मैंने आपको 56.15। और गोदावरी का कितना बताया था 28.6 और आपका हो गया 4। ठीक, ये हो गया आपका टोटल 5 अपवाह तंत्र वाले क्षेत्र। कौन कौन से, उत्तर में गंगा अपवाह तंत्र क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है,
ठीक। ब्राह्मणी अपाह तंत्र जशपुर जिला, ये आपका हो गया नर्मदा अपाह तंत्र अमरकंटक गोरला पेंड्रा मरवाही। मध्य भाग रायपुर बिलासपुर का मैदान, और दक्षिण भाग बस्तर संभाग कंप्लीट। ठीक, ये आपका हो गया क्या, छत्तीसगढ़ के 5 अपाह तंत्र। ध्यान रखेंगे 56.15 जो बात कर रहे हैं, मतलब कि ये सबसे बड़ा अपाह तंत्र कौन सा, महानदी अपाह तंत्र। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश भी कौन सा है, महानदी बेसिन। ठीक, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में आधे से ज़्यादा भाग कौन सा है, महानदी अपाह तंत्र। आधे से ज़्यादा भाग 56.15%, 50 प्लस है, याद रखिए 56 है। इसलिए याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का आधे से ज़्यादा भाग कौन सा है, महानदी अपाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, कवर्धा राजनांदगांव जिला, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर खैरागढ़ हो गया, कवर्धा हो गया, राजनांदगांव हो गया, गोरला पेंड्रा मरवाही, लोरमी, ये सब मेकल पर्वत वाला श्रेणी है। कौन सा, मेकल पर्वत श्रेणी। इसके इस पर आपका क्या है, गंगा नर्मदा नदी बह रही है, जबकि इस तरफ कौन सी नदी आपका, महानदी बह रही है। तो याद रखेंगे कि आपका जो मेकल श्रेणी है, क्या, मेकल श्रेणी, ठीक, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा मैंने बताया था आपको। तो मेकल श्रेणी जो है वह आपका नर्मदा नदी, ठीक, नर्मदा नदी का पुराना नाम क्या है, रेवा नदी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नर्मदा नदी ये आपका हो गया रेवा नदी, और महानदी के मध्य क्या काम करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, जल विभाजक कहने का मतलब है दोनों अपाह तंत्र का, दोनों अपवाह तंत्र, मतलब कि नर्मदा अपाह तंत्र और आपका महानदी अपाह तंत्र को अलग करता है। कौन, मेकल श्रेणी। ठीक है, आप लोग नोट्स अच्छा बनाइएगा, मैं थोड़ा समझाने के परिप्रेक्ष्य में यहीं पर आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी और महानदी के बीच में मेकल श्रेणी स्थित है। इसलिए मेकल श्रेणी जो है वह महानदी और नर्मदा नदी तंत्र को पृथक करता है, अपाह तंत्र को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया, बार बार बताने का मतलब ये है कि आपका रिवीजन हो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। महानदी अपाह तंत्र कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र। ये कौन कौन से संभाग में स्थित हैं, तो याद रखेंगे पहला हो गया आपका बिलासपुर, दूसरा हो गया आपका रायपुर, और तीसरा हो गया आपका दुर्ग। क्योंकि शिवनाथ नदी जो है आपका दुर्ग संभाग में बहती है, और शिवनाथ नदी सर्व प्रमुख या सबसे ज़्यादा प्रमुख नदी है किसकी, महानदी की सहायक नदी में। अर्थात शिवनाथ की जो कुल दूरी है नदी की वो 290 किलोमीटर है, और वह महानदी से जाके मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। इसलिए आपका जो शिवनाथ है सबसे प्रमुख नदी है महानदी के परिप्रेक्ष्य में। महानदी अपाह तंत्र कहाँ कहाँ हो गया आपका, बिलासपुर में हो गया, रायपुर में हो गया, आपका दुर्ग हो गया। देखिए महानदी आपका बिलासपुर ज़िले में नहीं बहती है, याद रखेंगे, दुर्ग में नहीं बहती है, ये भी याद रखेंगे। पर फिर भी महानदी अपाह तंत्र कह रहे हैं, मतलब क्या है, महानदी जो है मेन रिवर है, उसका जो क्या है ट्रिब्यूटरीज रिवर जो है वह आपके बिलासपुर संभाग और आपके दुर्ग संभाग में बहते हैं। जैसे दुर्ग से शिवनाथ नदी आ रही है जो आपका महानदी मिलेगी, बिलासपुर से अरपा नदी आ रही है जो शिवनाथ में मिलेगी। उसी प्रकार आपका बिलासपुर संभाग से कौन सा आपका हसदेव नदी आ रही है, उस प्रकार से एक अपवाद है हसदेव नदी जो आपका उत्तर वाले संभाग से आ रही है, लेकिन आपका महानदी में आके मिलती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, महानदी अपाह तंत्र। दूसरा आपका हो गया गोदावरी अपाह तंत्र। कौन सा, गोदावरी अपाह तंत्र। गोदावरी अपाह तंत्र ये आपका बस्तर संभाग, अभी मैप में दिखाया हूँ आपको, बस्तर संभाग,
ये जो है आपका पूरा कंप्लीट क्या है, बस्तर संभाग। तो गोदावरी अफवाह तंत्र कहाँ आ रहा है, बस्तर संभाग में पूर्णा। ठीक। तीसरा आपको ध्यान रखना है गंगा अफवाह तंत्र। कौन सा, गंगा अफवाह तंत्र। इसको भी मैं आपको मैप में भी बताया हूँ। कौन से क्षेत्र में गंगा अफवाह तंत्र, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर संभाग में। ठीक, मतलब सरगुजा संभाग। मैप में देख लिया हम लोग, समझ के पढ़ना है दोस्तों। ये आपका क्षेत्र है, आपका कौन सा, गंगा अफवाह तंत्र वाला। कौन से संभाग में आ रहा है, तो आपका सरगुजा संभाग में। ठीक। इसके बाद मैं आपको बताया जसपुर संभाग, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। ठीक है, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र जो है वो आपका जसपुर जिले के कुछ भाग में है। ठीक, जसपुर जिले में प्रवाहित होते हैं। याद रखेंगे, मैं बताया हूँ 1.05% इसका क्षेत्र है। ठीक, गंगा अफवाह तंत्र का मैं आपको बता दिया 13.63%। गोदावरी का बता चुका मैं आपका 28.64%। और महानदी का बता चुका मैं आपका कितना, 56.15%। बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये प्रतिशत याद हो जाएगा। अंत जो आखिरी का मैं आपको बताया हूँ वह कौन सा है, नर्मदा अफवाह तंत्र। मेघल पर्वत वाला अभी बताया जो नर्मदा अफवाह तंत्र। देखिए, नर्मदा अफवाह तंत्र जो है ऐसा एकमात्र अफवाह तंत्र है जो पश्चिम की ओर बहता है। तो नर्मदा अफवाह तंत्र आपका जो है वह आपका देखिए मुख्य रूप से खैरागढ़। ठीक, कब बना खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, तो याद रखेंगे 3 सितंबर 2022। सब पढ़ चुके हम लोग जिला गठन वाले वीडियो में। ठीक है, ये हो गया खैरागढ़, छुई खदान और आपका कवर्धा। मुख्य रूप से नर्मदा नदी आपका यही 2 जिलों में बहती है। मतलब नर्मदा नदी का जो अफवाह तंत्र वाला क्षेत्र है खैरागढ़ में देखने को मिलेगा, आपको कवर्धा मिलेगा। कितना प्रतिशत, तो 0.55%। ठीक, इसका जल का जो प्रवाह क्षेत्र है कितना है, 0.55%। तो यहाँ सर्वाधिक किसका है, महानदी का। ठीक, महानदी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कहलाती है, मध्य भाग की जीवनदायिनी कहलाती है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा क्या है, नदियाँ हैं। ठीक, 56.15% को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 28.64%, 13.63%, 1.05% और आपका 0.55%। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले महानदी अफवाह तंत्र से। ठीक, कौन सा अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र। ठीक, देखिए मैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यही सब हैं। जैसे मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ के उत्तर संभाग में कौन सा प्रवाह क्षेत्र, कौन सा अफवाह तंत्र है, तो वो गंगा अफवाह तंत्र। CGPSC CMO में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, अभी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ और जो आए हुए प्रश्न हैं वो खुद ब खुद इसमें आ जा रहे हैं, मतलब जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तब। इसके बाद आप लोगों के लिए जो MCQ सीरीज़ हैं वो जल्द हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए जैसे अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं तो अफवाह तंत्र के मान लो 500 से 1000 क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ताकि आपका कोई भी सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, है ना। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले महानदी अफवाह तंत्र। तो इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। मैं आपको बता दी हूँ इसका विस्तार कहाँ है, बिलासपुर में है, पहला चीज़ तो। दूसरा आपको बिलासपुर मतलब संभाग की बात कर रहा हूँ, बिलासपुर संभाग हो गया। ठीक, दुर्ग संभाग हो गया और तीसरा हो गया मुख्य रूप से रायपुर संभाग। समझना है इसको, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि बिलासपुर में बहती है क्या, दुर्ग में बहती है क्या महानदी, ये सब नहीं सोचना है। उसके जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं वो भी इसमें आपका कंसीडर्ड हैं, इसीलिए वो अफवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, चलिए कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, है ना। याद रखेंगे महानदी अभी बताऊंगा मैं आपको 11 जिलों में बहते हैं, जिसमें बिलासपुर दुर्ग नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है कि महानदी उधर तो जा नहीं रहा है, फिर उसको क्यों ले लिए हैं। यहाँ बात किसका हो रहा है, संभाग का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए ये जो है अफवाह तंत्र
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कितना है क्षेत्रफल में? प्रतिशत 56.15%, 56.15% इसका है। एकड़ में बताया था मैं कितना? 77,432 एकड़ एरिया। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना है कि ये कौन से क्षेत्र में है छत्तीसगढ़ के, तो ये मध्य भाग में स्थित है। मध्य भाग के बाद आपको ध्यान रखना है मतलब ये छत्तीसगढ़ के मध्य भाग, ओके ठीक है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग के बाद आपको ये याद रखना है कि इसका जो ढाल है वो किस ओर है। तो इसका जो मुख्य रूप से ढाल अगर पूछता है तो एक आंसर लेना है तो आपको पूर्व दिशा की ओर लेना है। ठीक, पूर्व दिशा की ओर ढाल है इसका। लेकिन ध्यान रखना है जब ये प्रवाहित होती है तो पहले उत्तर की ओर जाती है, उत्तर के बाद फाइनल ये पूर्व की ओर जाने लगती है। इसलिए इन द एंड अपने को याद रखना है कि इसका जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर ढाल है। पूर्व दिशा में बहते हुए उड़ीसा में से निकल करके आपको बंगाल की खाड़ी में बह जाती है या गिर जाती है। ठीक, ये याद हो गया आपको। प्रवाहित क्षेत्र इसका क्या है? सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मतलब छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जल संसाधन वाला क्षेत्र कौन सा है? महानदी बेसिन। ठीक है। कृषि के मद्देनज़र भी सर्वाधिक ये क्या है आपका? उपयोगी हो गया। ठीक, यहाँ पर याद रखेंगे महानदी में सिंचाई 1901 से शुरू हुआ है। क्या आपका सिंचाई? ठीक, महानदी के माध्यम से 1901 से आपका सिंचाई प्रारंभ हो गया। चलिए अब इसका देखते हैं उद्गम। तो मैं आपको अभी बताया उद्गम कहाँ होता है। तो धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। अब इस नदी का जो प्रवाहित होता है मतलब कुल दूरी, कितनी दूरी ये नदी बहती है, तो याद रखेंगे 858 किलोमीटर ये लंबी नदी है। ठीक, कुछ बुक में इसको 851 किलोमीटर भी बताया गया है। अब ये आपकी परीक्षा के में देखना है कि आपको क्या ऑप्शन आया हुआ है। ठीक, इसकी कुल लंबाई है, याद रखेंगे ना, कुल लंबाई कितना है? 858, या फिर ऑप्शन में देख करके 858 लेना है। पर याद रखना है छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है। छत्तीसगढ़ में महानदी का जो प्रवाहित क्षेत्र है यह लंबाई कितना है? 286 किलोमीटर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कितना? तो 286। कुल लंबाई कितना? 898। ठीक, अब इस नदी का जो विसर्जन होता है इसको याद रखेंगे। विसर्जन मतलब मैं आपको बताया ये नदी जहाँ पे जा कर के गिरती हैं या किसी और से मिलती हैं, तो याद रखेंगे इसका विसर्जन जो होता है आपका उड़ीसा में होता है, अभी बताया। अब उड़ीसा में कहाँ होता है? तो याद रखेंगे कटक एक डिस्ट्रिक्ट है, याद रखेंगे उड़ीसा का। ठीक, वहाँ जा कर के ये बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है फिर। ठीक है, याद रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है मुख्य रूप से उड़ीसा जिले के आपके कटक जिले से होते हुए, उड़ीसा राज्य के कटक जिले से होते हुए बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है महानदी। उद्गम मैं आपको बताया धमतरी जिले के सिहावा पर्वत के फरसिया नामक गांव से। कौन सा? फरसिया। ठीक, अब प्रश्न करता है महानदी किस प्रकार की नदी है? तो याद रखेंगे महानदी जो है अनुवर्ती कहने का मतलब ये है कि ढाल के अनुरूप, मतलब ढाल के अनुरूप या ढाल के अनुसार बहने वाली नदी। ठीक, जैसे जैसे नदी धरातल का जो ढाल होगा उस तरफ ये नदी जा कर के बहेगी।
इसी कारण से ये धमतरी से ऐसे निकलते हुए कांकेर से ऐसे होते हुए आपका कांकेर के बाद बालोद होते हुए आपका गरियाबंद महासमुंद से होते हुए ऐसा बलौदा बाजार रायपुर होते हुए आपका कहाँ निकल जाता है, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़ ऐसे होते आपका उड़ीसा निकल जाते हैं। तो मतलब इस प्रकार से इसका ढाल बना हुआ है और ये ऐसे जा कर के आपका बंगाल खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक, तो अनुवर्ती करती है, मतलब कि ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी है ये। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि इसका प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र मतलब ये नदी किस किस और बहती है। ठीक, तो ये याद रखना है आप लोगों को सबसे पहली बात कि महानदी जो है, महानदी कुल 11 जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, महानदी कुल कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो 11 जिलों में। कौन कौन से 11 जिले हैं, तो देखिए, चलिए मैप में सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको देखना है क्या, मैं आपको बताया महानदी। महानदी आपका कहाँ से निकल रही है, सिहावा पर्वत, धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकल रही है। और ये आपकी जो महानदी है ये इस प्रकार से बहते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक, पहले थोड़ा उत्तर की ओर गई, उसके बाद पूर्व की ओर मिल गई, आपकी इधर निकल गई। कौन सा है ये, महानदी है। कहाँ से निकल रही, सिहावल सागर से। ठीक, छत्तीसगढ़ की क्या है ये, जीवनदायिनी है। कुल दूरी 858 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह कितना है, 286। ध्यान रखेंगे। इसकी जो अन्य सहायक नदी है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में, सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी और एक कोडार नदी। ठीक, महानदी के पूर्व की तरफ से मिलने वाली ये नदियां हैं, पूर्व दिशा की ओर से। कौन कौन सी हो गई, एक सिलियारी, दूसरा सोंढूर, तीसरा पैरी, चौथा सूखा, पांचवा कोडार, छठवां जोंक और सातवां लात नदी। इसको अपन अभी मेंशन करेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद देखिए पश्चिम की ओर थे महानदी के, ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम से और से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, दूध नदी पहला हो गया। ठीक, इसके बाद शिवनाथ नदी, ये जो आ रही है आपका, ये शिवनाथ नदी है। ठीक है, ये शिवनाथ नदी आ रही है, मेन नदी। ठीक, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो आकर के शिवरीनारायण में मिल रही है महानदी से। कहाँ से निकल रही है, गढ़चिरौली की पहाड़ी। ठीक, महाराष्ट्र। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका दूध नदी, दूसरा हो गया आपका ये गोडरी शिवनाथ नदी। ठीक, यहाँ पे आकर के मिल रही है महानदी से। चौथा आपको हसदेव नदी दिख रही है। ठीक है, बोरई नदी दिख रहा है, माण नदी, केलो नदी, ईब नदी। ठीक, ये सभी नदियाँ आपका महानदी की पश्चिम तरफ से आकर के महानदी में मिल रही है। कौन कौन से, दूध नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोरई नदी, माण नदी, केलो नदी और ईब नदी। ठीक, अब मैं आपको बता रहा था क्या, 11 जिलों में प्रवाह करती है नदी। ठीक है, 11 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो देखिए धमतरी से निकल रही है महानदी। सबसे पहले इसका प्रवाहित क्षेत्र बना लेते हैं, कहाँ कहाँ प्रवाह कर रही है। ये आपका धमतरी के सिहावा पर्वत से निकल रही है, कुछ इस प्रकार से बहते हुए ये कांकेर, बालोद से फिर आपका ये हो गया गरियाबंद से फिर आप ये महासमुंद से फिर आपका क्या हो गया, रायपुर का बॉर्डर बनाते हुए बलौदा बाजार से आपका फिर इधर जांजगीर चांपा के बाद आप देख सकते हैं ये शक्ति जिले में प्रवेश करती है, नवीन जिला बना हुआ है। शक्ति के बाद आपका रायगढ़ के बाद सारंगढ़ और बिलाईगढ़ से ऐसे बाहर निकल जाएगी ये आपका कहाँ, उड़ीसा राज्य में। ये जो दिख रहा है आपको ये है क्या, हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो आपका ईब नदी है ये आपका महानदी में आकर के मध्य भारत मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर से
उड़ीसा में जाके मिल जाती है। मतलब महानदी में मिल रही है ये नदी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर प्रवाहित होकर के महानदी से मिल रही है। उद्गम इसका छत्तीसगढ़ से ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये आकर के कहाँ मिल रही है, हीराकुंड बांध के पास मिल रही है। किससे? उड़ीसा, महानदी से, उड़ीसा राज्य में। तो एकमात्र नदी है जो आपका छत्तीसगढ़ से निकल करके महानदी में मिल रही है, ईब नदी। कुल लंबाई 202 किलोमीटर है ईब नदी का, ठीक है। चलिए अब प्रवाह क्षेत्र देख लीजिए। ये आपका हो गया धमतरी, ये हो गया आपका कांकेर, ये आपका बालोद, ठीक। फिर ये आपका हो गया क्या, गरियाबंद जिला, ये आपका महासमुंद हो गया, रायपुर हो गया, बॉर्डर में बना था, है ना, बलौदाबाजार जिला। उसके बाद आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद आपका हो गया शक्ति जिला हो गया, शक्ति के बाद आपका हो गया सारंगढ़ बिलाईगढ़, और ये हो गया आपका रायगढ़ हो गया। फिर बाहर निकल गया आपका उड़ीसा में। कुल 11 जिलों में ये प्रवाहित होती है नदी, ठीक है। ठीक, कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है नदी? तो सबसे पहले हो गया आपका धमतरी, ठीक। उसके बाद हो गया आपका कांकेर, फिर बालोद, ठीक है। बालोद के बाद आप गरियाबंद को याद रखेंगे। गरियाबंद के बाद आपको याद रखना है महासमुंद जिला, रायपुर नेक्स्ट, ठीक है। 7वां जो हो गया आपका बलौदाबाजार, ठीक है। बलौदाबाजार के बाद आपका हो गया जांजगीर चांपा, ठीक, जांजगीर चांपा। 9वां जो हो गया आपका शक्ति। 10वां जो है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक। और जो है आपका 11वां रायगढ़ जिला, ठीक। ये कुल 11 जिलों में महानदी का प्रवाह होता है, ठीक। क्रम याद रखेंगे, धमतरी, कांकेर, आपका बालोद, फिर गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और आपका रायगढ़, ठीक। ये आपके 11 जिलों में क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रही है। याद रखेंगे प्रवाहित होने वाला जो आपका जिला है वो। लेकिन प्रश्न करता है कि तटीय शहर, महानदी के तट पर कौन कौन सा शहर आता है, ठीक है। एक पूछता है प्रश्न कि महानदी के तट पर कौन कौन सा शहर पड़ता है, तो तटीय शहर कौन कौन से हैं इसे भी देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले राजिम। राजिम कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो गरियाबंद में, ठीक है। इसके तट पर, मतलब ये फ्लो हो रही है रिवर जो है, उसके जो तट पर जो प्रमुख शहर है वो पूछ रहे हैं। जिला हमने बता दिया कि 11 जिले में बहता है, लेकिन शहर की बात हो रहा है, किसकी? शहर की। तो गरियाबंद जिले में आपका राजिम इसके तट पर है। दूसरा हो गया आपका महासमुंद। महासमुंद में आपका कौन सा? सिरपुर। जो सिरपुर जो क्षेत्र है ना, वह आपका महानदी के तट पर है, इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो हो गया आपका रायपुर का आरंग, ठीक है। कभी आप रायपुर में आरंग जाएंगे तो आपको महानदी वहाँ देखने को मिलेगी। रायपुर शहर किस तट पर है? तो खारू नदी के तट पर है, याद रखेंगे। रायपुर जिले में भली आपको महानदी बह रही है, आरंग उसका शहर पे, आरंग उसके तट पर है, लेकिन अगर रायपुर जो शहर है वो पूछता है तो खारू नदी के तट पर स्थित है, ठीक। अगला जो है आपको वो है आपका जांजगीर चांपा जिला, और कौन सा शहर? शिवरी नारायण, शिवरी नारायण, ठीक। ये आपका जांजगीर चांपा जिला में है। नेक्स्ट है जो आपका बलौदाबाजार का पलारी, सब ये पुरातात्विक स्थल है ना, बलौदाबाजार जिला। पूछता है ना ये सब शहर को भी, इसलिए बताया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। CGPSC प्री में पूछा गया था कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो वो उस समय प्रश्न शिवरी नारायण के लिए आया हुआ था, ठीक है। अगला है जो आपका चंद्रपुर। चंद्रपुर
यहाँ पे चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, आप सभी जानते हैं। और शक्ति जिला, पहले जांजगीर चांपा जिले में आता था, अब ये क्या हो गया, शक्ति जिला में आता है। तो चंद्रपुर भी आपका महानदी के तट पर स्थित जो है क्षेत्र है, शहर है। ठीक है, ये हो गया आपके कुल कितने, 6। तो तटीय शहर जो है आपके कुल 6 हैं, जबकि प्रवाहित जिले कितने हैं आपके, 11 हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अब महानदी के बारे में कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं, जैसे कि महानदी का जो प्राचीन नाम है, ठीक, प्राचीन नाम मतलब पुराना नाम क्या है, एक है कनक नंदिनी, कनक नंदिनी, ठीक, कनक जात रूप अर्थात सोना, ठीक है, प्राचीन नाम कनक नंदिनी। ठीक है, इसके बाद याद रखना है कि सतयुग में इस नदी को क्या बुलाते थे, सतयुग और वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में नीलोत्पला, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है इसको, नीलोत्पला, ठीक है, नीलोत्पला, ठीक, सतयुग वायु पुराण उसमें आपको नीलोत्पला इसका नाम कहा गया है। जबकि द्वापर युग, अभी कलयुग चल रहा है ना, अभी कलयुग में महानदी नाम ही है। ठीक है, तो द्वापर युग में ध्यान देंगे, या आपका द्वापर युग और स्कंद पुराण, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे यदि आप लोगों को जानकारी होगा कि कुल कितने पुराण हैं। ठीक है, तो देखें, द्वापर युग और आपका स्कंद पुराण में इसे चित्रोत्पला कहा जाता था, चित्रोत्पला नदी, ठीक है, चित्रोत्पला गंगा, इस नाम से इसका नाम चित्रोत्पला पड़ा। ठीक है, इसके बाद याद रखना है कि आपका विष्णु पुराण में इस नदी को इम्पॉर्टेंट है ऋषि कुल्या कहा गया है। क्या कहा गया है, ऋषि कुल्या, ठीक, ऋषि कुल्या के नाम से जाना जाता था। कब, विष्णु पुराण में लिखा गया है ये चीज़। ठीक है, वर्तमान में अर्थात कलयुग में, अभी कलयुग चल रहा है आप सभी जानते हैं, तो कलयुग में महानदी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ महानंदा के नाम से भी जाना जाता है, महानंदा के नाम से भी जाना जाता है। महानंदा क्यों नाम पड़ा, कि जो आपके एक श्रृंगी ऋषि थे, कौन थे आपके, श्रृंगी ऋषि, उसके एक शिष्य थे, श्रृंगी ऋषि के शिष्य, महानंदा के नाम पर इस नदी को महानंदा के नाम से जाना गया। ठीक है, महानंदा के नाम पर महानंदा कहा गया इसे। ठीक है, तो ये आपका कुछ महानदी के प्रमुख नाम, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है इसे, छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है इसे, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है महानदी। ठीक, इतना सारा नाम याद करना है। इसमें प्रमुख आपको सतयुग, द्वापर युग, विष्णु पुराण, कलयुग का तो आपको पता है, वर्तमान, और महानंदा को बहुत अच्छे से याद करना है। कन्फ्यूज़न होता है कि सतयुग और वायु में नीला, याद रखना है, सतयुग और वायु में नीला, जबकि आपका द्वापर युग या स्कंद पुराण में क्या बोलते हैं, चित्रोत्पला गंगा, विष्णु पुराण में ऋषि कुल्या, कलयुग में महानदी, और महानंदा ऋषि श्रृंगी ऋषि के शिष्य महानंदा के नाम पर पड़ा। छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे। चलिए अब महानदी पर पड़ने वाले संगम, क्या देख रहे हैं, संगम, ठीक है, नदियों का जो मिलन होता है, 3 नदियों का मिलन को संगम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राजिम, ठीक है, अभी सभी कुंभ नहाने गए थे आप सभी, महाकुंभ हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। ठीक, प्रयागराज, इलाहाबाद सभी गए थे वहाँ पे, है ना, भगदड़ भी मच गया था, आप सबको पता है, काफ़ी लोगों की इसमें जाने गई थी। तो राजिम में भी क्या है, आपका एक संगम है। राजिम कहाँ है, पहला चीज़ तो गरियाबंद जिले में है। ठीक, और यहाँ पर कौन सा संगम है, तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, महानदी, पैरी और आपका सोंढूर, महानदी, पैरी और आपका
सोंढूर नदी का क्या है, संगम है यहाँ पर। ठीक, राजिम, यहीं पर ही मेला लगता है राजिम में, और यहाँ भी लोग कुंभ स्नान करने आते हैं। ठीक, दूसरा जो है आपका संगम है महानदी पर, वो है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण, शिवरी नारायण कहाँ है तो आपको याद रखना है दोस्तों, जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, शिवरी नारायण में ही क्या है आपका, सबरी माता जी ने खिलाया था प्रभु श्री राम भगवान को, क्या आपका बैर खिलाया था। ठीक, तो शिवरी नारायण में कौन कौन सी नदी है, तो महानदी तो होंगी ही, दूसरा है जोंक, शिवनाथ और आपका जोंक नदी, ये 3 नदियों का यहाँ पर क्या है, मिलन है। ठीक, महानदी, शिवनाथ और जोंक। देखिए नाम क्या है, शिवरी नारायण, महानदी तो रहेगा ही, उसके बाद शिवनाथ भी रहेगा, शिवरी नाम लिखा हुआ है तो, और जोंक। ठीक है, इतना को ध्यान रखना है दोस्तों। तीसरा को आपको याद रखना है चंदरपुर, माँ चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, जिला शक्ति, शक्ति जिला, कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले जांजगीर चांपा जिले में आता था ये क्षेत्र। ठीक है, तो शक्ति जिले में है। कौन कौन सी नदी, तो एक तो महानदी होगा, महानदी है, तो दूसरा है आपका मांड नदी। ठीक, और चौथा है आपका लात नदी, तीसरा है आपका लात नदी। महानदी, मांड नदी और लात नदी, ये आपका हो गया चंद्रपुर में संगम। इसके साथ आपका संगम जो है, और भी संगम है, ये सिर्फ महानदी के संगम है। ठीक है ना, महानदी पर संगम, अन्य और संगम भी हैं जो दूसरे नदियों के, जैसे कि आपका हो गया आमनेर, मुस्की और पिपरिया, ये कहाँ पर है, तो खैरागढ़ में स्थित है। पढ़ेंगे हम लोग जब शिवनाथ वाली नदी पढ़ेंगे तो, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर ही। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एक तो हो गई आमनेर, आमनेर नदी, दूसरा है आपका मुस्का नदी, तीसरा है आपका पिपरिया नदी, आमनेर, मुस्की और पिपरिया नदी। ठीक, ये भी 3 नदियों का संगम है। कहाँ पर है, तो खैरागढ़, छुईगधान और गंडई जिला में। ठीक, इसको याद रखेंगे। दूसरा एक और है आपका देवरघटा। ठीक, देवरघटा ये कहाँ पर है आपका, तो जांजगीर चांपा जिले, पामगढ़ पर ही यहाँ पर स्थित है, जांजगीर चांपा जिले में, वहीं पर ही आपका देवरघटा है। और यहाँ पर आपका याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, महानदी, शिवनाथ नदी और लीलागर नदी। ठीक है, महानदी, शिवनाथ नदी और लीलागर नदी। ठीक है, लीलागर नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो निडला नदी, निडला नदी। और याद रखेंगे लीलागर जो नदी है वो मस्तूरी, जो आपका मल्हार है, ठीक है, मल्हार शहर जो है इसी के तट पर है, लीलागर नदी के तट पर है। ध्यान रखेंगे इसको। देवरघटा में आपका क्या है, महानदी, शिवनाथ और लीलागर नदी का संगम है। ठीक, अन्य संगम है ये, है ना, याद रखेंगे। वो 3 संगम अलग थे ये, और ये जो बता रहा हूँ मैं आपका अलग है। आमनेर, मुस्की, पिपरिया खैरागढ़ में, देवरघटा में महानदी, शिवनाथ और आपका लीलागर नदी का है। इसके साथ आप एक और याद रखिए, परलकोट में आपको कौन सा है, कोटरी नदी, निबरा नदी और गुडरा। कोटरी, ये सब इंद्रावती की सहायक नदी हैं। ठीक है, कोटरी, निबरा और गुडरा। ठीक, संगम का बात हो रहा है इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। हालांकि जब अपन पढ़ेंगे किस में, इंद्रावती, गोदावरी और पातंत्र पढ़ेंगे तो उसमें अपन इसको देखेंगे। तो कोटरी, निबरा और गुडरा नदी जो है ये आपका याद रखेंगे परलकोट अर्थात कांकेर। ठीक है, परलकोट ये कांकेर पे स्थित है। ठीक, परलकोट प्राचीन नाम है किसका, कोटरी नदी का ही, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, डीपाडी बलरामपुर में कौन सा आपका, कन्हार हो गया, गलफुला हो गया और सूर्या।
कन्हार नदी, गलफुआ और आपका हो गया सूर्या, महान, मोरनी, सूर्या, ये सब आपका सहायक नदी है रिहन नदी के। तो आपका ये हो गया कन्हार नदी, आपका गुलफुला और ये सूर्या, ये आपका याद रखेंगे। डीपा डी जो पुरातात्विक स्थल है आपका, ठीक है। तो बलरामपुर जिले में स्थित है ये डीपा डी में। डीपा डी क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। अपन जिला परिदर्शन पढ़ने वाले हैं, पर्यटन सभी पढ़ेंगे उसमें, है ना, डिटेल से। तो याद रखेंगे बलरामपुर जिले में है और एक पुरातात्विक स्थल है, और यहाँ पर ही आपका क्या, कन्हार, गलफुआ और सूर्या नदी का संगम है, ठीक, डीपाडी में। एक संगम और है आपका इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र, गढ़चिरौली, भामरागढ़। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदियों का ही संगम है। इंद्रावती हो गया प्लस निबरा हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका कोटरी नदी। कोटरी नदी ये वाली नदी आपका, है ना, निबरा नदी हो गया, और आपका इंदिरा नदी। इन तीनों का यहाँ पर संगम है। कहाँ आपका? भामरागढ़। भामरागढ़ ये आपका आएगा गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, ठीक। बहुत अधिक उपयोगी तो नहीं है ये वाला कंटेंट, लेकिन परीक्षा में आजकल पूछ ले रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका आमनेर, मुस्की, पिपरिया का पूछा गया है, कोटरी, निबरा, गुड्रा को पूछा गया व्यापम ने। ये सीजी व्यापम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। कौन सा पेपर में आया हुआ था? तो SMS करके एक आया हुआ था 2008 में, सोचिए, पुराना पेपर। जबकि आपका आमनेर, मुस्की और पिपरिया अभी रिसेंट CGPSC का हुआ था, ठीक है। इस CGPSC का साइंटिफिक ऑफिसर का पेपर हुआ था 2022 का, इसमें आया हुआ है। इसलिए इसको डिटेल से आपको याद करना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब महानदी पर जो कुछ बांध बने हैं उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ बांध हो गए, कुछ बैराज हो गए, इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी सहायक नदियों को डिटेलिंग करेंगे, ठीक। सबसे पहले तो देखिए जो बांध है, जो परियोजना है, इसमें छत्तीसगढ़ की सर्वप्रथम परियोजना मैं आपको बताया था तांदुला परियोजना, जो कि 1913 में हुआ था। और छत्तीसगढ़ की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मैं आपको बताया था हसदेव नदी पर है, हसदेव बांगे परियोजना, ठीक है, जिसकी ऊंचाई छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा बांध है, 87 मीटर का था, ठीक। सब बताऊंगा मैं आपको। अभी यहाँ पर महानदी पर देखना है, तो महानदी पर जो परियोजना है, जो बांध है, उसको देखना है, ठीक। सबसे पहला हो गया रुद्री बैराज, ठीक है। रुद्री बैराज कब? 1900, पहले देख लीजिए ये कहाँ पर है, तो धमतरी में है, महानदी पर है ना। और 1900 कब बना था? 12 से लेकर के 15 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। दूसरा जो है आपका बांध बनाया गया था दूधवा जलाशय, महानदी पर स्थित है, लेकिन कांकेर जिले में स्थित है। दूध नदी और महानदी के संगम पर स्थित है ये, ठीक है। 1962 से 65, ठीक है। तीसरा देखिए बांध और परियोजना वाला जो अपन सिंचाई पढ़ेंगे उसमें पूरा अच्छे से देखेंगे सबको, लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है तो मैं इसको आपको बताते चल रहा हूँ, ताकि आपको वहाँ पढ़ेंगे तो दोबारा हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो गया गंगरेल बांध, वेरी इंपॉर्टेंट। गंगरेल बांध कहाँ है? धमतरी में, जब जानते हैं इसको, जाइएगा वहाँ पे बोटिंग वोटिंग करिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आपका बना था 1989, ठीक है, 1979 डेट पूछता है दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 1912 से 15 आपका हो गया रुद्री बैराज, 1962 से 65 हो गया आपका दुधवा, और गंगरेल बांध जो हो गया धमतरी 1989, 1979, ठीक। उसके बाद याद रखना आपको एक हीराकुंड बांध, भले ही ये अपने राज्य में नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है, लेकिन महानदी पर स्थित है, और इसका निर्माण हुआ था 1948, देश आज़ाद होने के तुरंत बाद, ठीक है। मतलब इसका निर्माण शुरू हुआ था 1998 में से आपका 1958 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। संबलपुर जिला जो है, याद रखेंगे, उड़ीसा के संबलपुर जिला, ठीक है, संबलपुर
जिला में है। याद है ना दोस्तों, संबलपुर जिला छत्तीसगढ़ का ही एक बार अंग हुआ था। 1905 में राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था भाषा के आधार पर, तो इसको बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में मिला दिया गया था। और इसके साथ 5 रियासत कौन कौन से, पटना, रायखोल, बामरा, कालाहंडी और सोनपुर, ये 5 रियासत को संबलपुर के साथ आपका उड़ीसा प्रांत में मिला दिया गया था। ठीक, तो यही संबलपुर में अभी क्या है आपका, याद रखेंगे, हीराकुंड बांध बनाया गया है, वो जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, काफ़ी बड़ा बांध है, जाके देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड जो बांध है भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखेंगे, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नहीं। भारत का सबसे लंबा बांध जो है आपका कौन सा है, हीराकुंड बांध है। ठीक, भूलिएगा नहीं, महानदी पर है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये उड़ीसा राज्य में है, संबलपुर ज़िले में है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, ठीक है, डैम ऑफ इंडिया कौन सा, हीराकुंड। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अब कुछ कुछ छोटे एनीकट और बैराज बनाए गए हैं महानदी पर, उसको देख लेते हैं। मतलब छोटे छोटे जो स्टॉप डैम होते हैं उसको बैराज बोलते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है समोसा बैराज, समझ लीजिए, समोदा बैराज। ठीक है, तो समोदा बैराज को मैं समोसा बैराज बोलता हूँ। समोसा खाने कहाँ जाऊँगा, रायपुर जाऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो समोदा बैराज। दूसरा जो हो गया आपका, याद रखेंगे, शिवरी नारायण बैराज, शिवरी नारायण बैराज। ये तो जांजगीर चांपा जिले में है दोस्तों, अभी पढ़े थे हम लोग। तीसरा जो है आपका दोस्तों वो है बसंतपुर बैराज, इम्पोर्टेंट है, बसंतपुर बैराज। ठीक, याद करना मुश्किल हो तो कोई अपना दोस्त बना लीजिएगा बसंत नाम का, उसको भेज दीजिएगा जांजगीर, या वो जांजगीर से रहता है, ऐसा करके आप अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, समोसा खाने रायपुर गए, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है, बसंतपुर भी आपका जांजगीर चांपा में है। इसके बाद याद रखना है मिरोनी बैराज, कौन सा, मिरोनी बैराज। ये कहाँ पर स्थित है मिरोनी बैराज आपका, तो याद रखेंगे शक्ति में। फिर शक्ति में एक और है साराडी बैराज, साराडी, अब किसी का कोई साला होगा भैया तो उसको भेज देंगे शक्ति, तो साराडी बैराज, मिरोनी बैराज। ठीक है, और एक हो गया कलमा बैराज। ठीक, ये जो हो गया आपका कहाँ, शक्ति में है। शक्ति में 3 बैराज जो कि आपका महानदी पर बनाए गए हैं, कौन कौन से, मिरोनी, साराडी और कलमा। ठीक है, अब इसको याद कर सकते हैं मजाक में कि मिरोनी, मान लो किसी की पत्नी है मिरोनी, उसका साला है, ठीक है, साराडी, और वो क्या है, कलमा, वो मान लो वो है कलवा। तो ठीक, क्या हो गया, मिरोनी, साराडी, कलमा, कहाँ है, शक्ति में है। ठीक है, इसके बाद समोसा खाने के लिए मैं बताया आपको कहाँ, रायपुर जाएंगे। बसंत कहाँ मेरे को मिलेगा, मित्र है जो जांजगीर चांपा में है, और शिवरी नारायण याद ही है कि वो जांजगीर चांपा में है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिरोनी बैराज, साराडी बैराज और कलमा बैराज। ठीक, चलिए, ये तीनों को एक ही जगह रखिएगा, आप अपने जैसे भी हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा, मिरोनी, साराडी और कलमा। ठीक, चलिए, अब कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे महानदी। 858 या 851 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, किलोमीटर आपका आंसर। पहला चीज़, कौन सी नदी, महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। लेकिन प्रश्न करता है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे
लंबी नदी, तो वह कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। गढ़चिरौली महाराष्ट्र से या फिर आपका राजनांदगांव के पानंबर्स की पहाड़ी से, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लेना है इसका आंसर। नवीनतम जगह गढ़चिरौली महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है शिवनाथ नदी का। कुल लंबाई इसका 290 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली, याद रखेंगे क्या वाली? बहने वाली, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी ये है, जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। क्लियर है दोस्तों? ठीक। तीसरा बात मैं आपको बताया हूँ कि महानदी और आपका हो गया नर्मदा नदी। महानदी और नर्मदा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी घाटी करती है या कौन सा पर्वत करता है? तो वह है आपका मेकल पर्वत श्रेणी। मेकल पर्वत श्रेणी। ठीक। इसके बाद चौथा याद रखना है आपको, महानदी एवं इंद्रावती नदी। ठीक है, बस्तर की जीवनदायिनी कहलाती है कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। ठीक है, महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन कर रहा है? तो याद रखेंगे केशकाल घाटी। केशकाल घाटी, बारा मोड़, तेलीन माता का मंदिर, जिला कोंडागांव, याद रखिएगा इसको दोस्तों। तो केशकाल घाटी क्या कर रहा है? यहाँ पे जल विभाजक का कार्य कर रहा है इंद्रावती नदी और महानदी के मध्य, जबकि आपका महानदी और नर्मदा नदी के मध्य मेकल पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है। अब स्प्रिंग वाले ब्रिज अर्थात सस्पेंशन ब्रिज को याद रखना है। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज अर्थात स्प्रिंग वाला ब्रिज। ठीक, स्प्रिंग वाला ब्रिज महानदी पर बना है। कहाँ? राजिम में। राजिम कहाँ है? गरियाबंद जिले में स्थित है। तो गरियाबंद जिले के राजिम में आपका क्या है? महानदी पर क्या बना हुआ है? सस्पेंशन ब्रिज बना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। कहाँ? राजिम में है सस्पेंशन ब्रिज आपका। कहाँ पर? राजिम में, और वो भी त्रिवेणी संगम पर स्थित है। त्रिवेणी संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद और याद रखना है कि सस्पेंशन ब्रिज और भी है, लेकिन वो महानदी पर नहीं है। ये महानदी की बात हो रही है, महानदी पर बना हुआ है। एक और बताया था मैं आपको, अभी बताया नहीं हूँ, बताऊंगा। शिवनाथ नदी की सहायक नदी जो है आपका खारून नदी। ठीक है, खारून नदी पर भी आपका क्या है? सस्पेंशन ब्रिज है, बनाया गया है खारून नदी पर। और ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये आपका रायपुर में स्थित है। ठीक, इसी को ही लक्ष्मण झूला भी बोला जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, लक्ष्मण झूला। ठीक है, तो खारून नदी पर याद रखेंगे सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया, लेकिन वो आपका रायपुर में बनाया गया है। लेकिन महानदी पर जो बनाया गया है आपका क्या? सस्पेंशन ब्रिज, वो आपका कहाँ है? राजिम में है। दो सस्पेंशन ब्रिज को अभी आपको याद रखना है। एक हो गया खारून नदी लेकिन रायपुर में है, और एक हो गया महानदी, वो आपका राजिम में है। ठीक, सस्पेंशन ब्रिज का ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद याद रखना है सड़क पुल। ठीक है, महानदी पर सड़क पुल बना है। ठीक, महानदी पर क्या सड़क पुल बना है? कहाँ पर? तो याद रखेंगे रायगढ़ जिले के पुसूर व सरिया के बीच में सूरजपुर गांव पड़ता है आपका एक। ठीक, वह नदी गांव,
ये दो गांव के बीच में आपका ये क्या, पुसौर और सरिया के बीच में, पुसौर और सरिया जो है आपका, उसके बीच में दो गांव पड़ते हैं। कौन सा? सूरजपुर और नदी गांव। ये दोनों के मध्य है ना आपका क्या है, सड़क पुल बनाया गया महानदी पर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपका राज्य का सबसे बड़ा सड़क पुल है, याद रखेंगे। सड़क पर बनाया हुआ पुल जो है राज्य का सबसे बड़ा है, क्योंकि 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। लेंथ कितना है इसका, लंबाई याद रखेंगे दोस्तों, 1890 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर और 890 मीटर, तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा है। 2 किलोमीटर लंबा, आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना लंबा होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक, इसलिए याद रखना है दोस्तों, सबसे लंबा जो है सड़क पुल जो है आपका कौन सा है, सूरजगढ़ पुल। इसको सूरजगढ़ सेतु भी कहा जाता है। ठीक, इस पुल के बनने से आपका उड़ीसा जाने में लगभग 50 किलोमीटर की सहायता हो गई। मतलब एक जहाँ आपका रायगढ़ से उड़ीसा लगभग 150 से 200 किलोमीटर पड़ रहा था, अब उसकी दूरी 100 किलोमीटर हो गई है। ठीक, इस पुल को बनाने से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1890 मीटर है, याद रखना। महानदी पर बना हुआ सड़क पुल सबसे लंबा सड़क पुल है राज्य का, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, 1890, और सूरजगढ़ में स्थित है। सूरजगढ़ सेतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुसौर और सरिया के मध्य रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक, ये कंटेंट था आपका क्या, महानदी से संबंधित। अब हमको देखना है महानदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, महानदी की सहायक नदियाँ। ठीक, जैसा कि मैं आपको दिखाया मैप में कि महानदी की जो मेन सहायक नदियाँ थीं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ थीं। तो एक तो देखिए, इसका दो तरफ, ये महानदी बह रही इस प्रकार से ऊपर की ओर। ठीक है, ये महानदी बह रही है आपका पहले उत्तर, फिर आपका पूर्व की ओर। अब इसकी सहायक नदी देखना है हमको, तो कौन कौन सी सहायक नदी है। तो देखिए, एक तो हो गया ये महानदी का पूर्व दिशा, और एक इस तरफ महानदी का हो गया पश्चिम दिशा। ठीक, एक ये हो गया आपका उत्तर दिशा बोल सकते हैं आप, ये हो गया आपका एक दक्षिण दिशा हो गया। ठीक है, मतलब महानदी ऐसे बह रही है आपका इस प्रकार से। तो ये जो साइड है, ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्या है, उत्तर क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है आपका दक्षिण क्षेत्र है। अब महानदी की सहायक नदियाँ देखते हैं, पहले उत्तर की ओर से महानदी की सहायक नदियाँ। ये आपकी जो शिवनाथ नदी है, ये आपका शिवरी नारायण में आके मिल रही है महानदी से, पहला। दूसरा जो है आपका हसदेव नदी। तीसरा आपका हो गया बोरई नदी। ठीक, चौथा हो गया आपका मांड नदी। पांचवा हो गया आपका केलो नदी, और छठवां मैं आपको बताया हूँ ये ईब नदी। ये आपका महानदी की ऊपर से या उत्तर से सहायक नदी हो गई। जबकि अगर महानदी की मैं दक्षिण से सहायक नदी की बात करूँ, तो उसमें अब हमको देखने को मिलेगा, एक तो हो गया दूध नदी। ठीक, उसके बाद आप देख लीजिए सिलियारी नदी यहाँ पास है। ठीक, सोंढूर नदी हो गया, पैरी नदी हो गया, सूखा नदी हो गया, जोंक नदी हो गया, और लात नदी हो गया। ये आपका महानदी के दक्षिण से सहायक नदी है। कौन सा? दूध, सोंढूर, पैरी, सूखा, सिलियारी, जोंक, लात नदी। ठीक है, इसके बाद और कुछ कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं, पर उसको अपने को ध्यान में नहीं रखना है। मुख्य जो नदी है, जो महानदी की सहायक नदी है, उसको अपने को पढ़ना है। ठीक, चलिए मैप में तो देख लिए, अब अपन अपना नोट में देख लेते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले मान लीजिए ये आपका क्या है, महानदी। ठीक, कौन सी नदी हो गई आपका? महानदी। ठीक, अब मैंने बोला आपको ये कौन सा क्षेत्र हो गया? उत्तर वाला क्षेत्र हो गया। ये कौन सा क्षेत्र हो गया आपका? दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, अब उत्तर से मैंने बताया आपको सबसे पहले शिवनाथ नदी, तो ये हो गया आपका शिवनाथ नदी।
आप लोग भी अपने कॉपी में कुछ इसी प्रकार से बना करके पढ़िएगा दोस्तों। शिवनाथ नदी, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट शिवनाथ नदी, क्योंकि ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, कुल लंबाई इसका 290 किलोमीटर है, मीटर नहीं है दोस्तों, किलोमीटर है। ठीक है, शिवनाथ हो गया। दूसरा मैं आपको मैप में दिखाया कौन सा, हसदेव नदी। ठीक, कोरिया जिले से निकल रही है। कैमूर पर्वत आपका देवगढ़ सोनहट तहसील। ठीक है, हसदेव नदी हो गया। उसके बाद बोरई नदी हो गया, तीसरी नदी। चौथी नदी आपका बताया मान नदी हो गया, अंबिकापुर सरगुजा मेन पार्ट से निकल रही है। ठीक है, 4 नदी ये हो गया। इसके बाद याद रखना है केलो नदी। केलो नदी कहाँ से निकलती है केलो नदी, तो याद रखेंगे रायगढ़ जिले के आपका घरघोड़ा तहसील है, वहाँ से निकलती है आपका रायगढ़ केलो नदी, लुडेक की पहाड़ी से। ठीक, केलो के बाद मैंने आपको बताया ईब नदी। ईब नदी ऐसी नदी है जो महानदी से मिलती है लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर। ईब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सब पढ़ेंगे अपन। जसपुर जिले के पंडरा पाठ से होता है, याद रखेंगे, खुर्जा पहाड़ी से। ठीक है, सब उसको डिटेलिंग करेंगे एक एक नदियों को, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। सहायक नदियाँ और उसके बाद जो अन्य प्रवाह तंत्र हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मोटा मोटा समझ लीजिए कि इसके जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। ईब नदी को याद रखेंगे कि एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ में जाके महानदी से नहीं मिलती, छत्तीसगढ़ के बाहर में जाके महानदी से मिलती है। ठीक है, ईब नदी कहाँ निकलती है, ईब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जसपुर जिले के पंडरा पाठ के खुर्जा के पहाड़ी से। जबकि कन्हार नदी मैं आपको बताया था, जब प्राकृतिक प्रदेश पढ़े थे, तो कन्हार नदी का उद्गम होता है कहाँ से, आपके जसपुर जिले के पंडरा पाठ के बखोना चोटी से होता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया उत्तर से होने वाली आपका जो नदियाँ थी ये देख ली हमने। ठीक है, दक्षिण से देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला दूध नदी। ठीक, ये हो गया आपका दूध नदी, कांकेर मलाच कुंडम की पहाड़ी से निकलती है दूध नदी। दूध के बाद आपको याद रखना है एक हो गया सिलियारी नदी। ठीक, सिलियारी नदी, सिलियारी नदी जो है आपको याद रखेंगे धमतरी जिले से निकलती है। ठीक है, सिलियारी हो गया। सिलियारी के बाद आपको याद रखना है सोंढूर नदी, गरियाबंद जिला। ठीक है, कौन सी नदी, सोंढूर। ये देखा जाए तो ये नदी कायदे से आपका उड़ीसा के कोरापुट से निकलती है। ठीक है, उड़ीसा के कोरापुट के नवरंगपुर से सोंढूर नदी, जो आपके छत्तीसगढ़ में आके मिलती है। तो इसलिए इसको भी याद रखना है कि ये कहाँ से निकल रही है, आपका उड़ीसा से, उड़ीसा के कोरापुट के नवरंगपुर से। ठीक है, नवरंगपुर। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान रखना है पैरी नदी। कौन सी नदी, पैरी नदी जो है, पैरी नदी है याद रखेंगे गरियाबंद जिले से निकलती है, गरियाबंद के भातरीगढ़ के पहाड़ी से, ये बिंद्रा नवागढ़ से। ठीक है, बिंद्रा नवागढ़। ठीक, सब लिखवाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ पैरी नदी जो है गरियाबंद से निकलती है। दूध नदी आपका हो गया कांकेर से, कांकेर के मलाच कुंडम की पहाड़ी से। सिलियारी नदी में आपको बताया धमतरी से निकलती है, शिवनाथ गढ़चिरौली से। ठीक है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। हसदेव नदी आपका सोनहट कोरिया जिला। ठीक है, बोरई हो गया आपका कहाँ से निकल रही है, कोरबा के पठार से। मान नदी मेन पार्ट अंबिकापुर। केलो नदी अभी मैं आपको बता लुडेक पहाड़ी रायगढ़ जिला। ठीक, ईब नदी बताया मैंने आपको खुर्जा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। ठीक है, खुर्जा की पहाड़ी कहाँ है, खुर्जा की पहाड़ी आपका तो बलरामपुर जसपुर जिला। ठीक है, जसपुर जिले के आपका खुर्जा की पहाड़ी से निकलती है, पंडरा पाठ से। पंडरा पाठ ये सब पाठ प्रदेश आपको बता चुका हूँ प्राकृतिक प्रदेश में, जसपुर साहा पाठ, पंडरा पाठ। ठीक है, 2 पाठ हैं आपके जसपुर जिले में है।
जसपुर का पठार नीचे पड़ता है, उसके ऊपर मैं बता चुका हूँ कि आपका कौन सा है, तो कुसमी पाठ हो गया, जारंग पाठ, जमीर पाठ, लहसुन पाठ और सामरी पाठ, ठीक, मेन पार्ट, ये सब छोटा नागपुर के पठार वाला हिस्सा है। प्राकृतिक प्रदेश पर अपन इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए पैरी नदी जो है गरियाबंद से निकल रही है और महानदी में जाके मिलती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सूखा नदी। देखिए नाम भी नदी का क्या है, सूखा नदी, जबकि अरपा नदी को ही देना चाहिए सूखा नदी का नाम, ठीक है। सूखा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है दोस्तों, गरियाबंद जिले से, ठीक है। कहाँ से, आपका गरियाबंद से, ठीक। सूखा नदी का उद्गम गरियाबंद के छुरा, गोरागढ़ की पहाड़ी, ठीक है। सब इसको अपन आप बताएंगे हम, गोरागढ़ की पहाड़ी से। सूखा नदी के बाद याद रखना है जोंक नदी। जोंक नदी यही आपका संगम बनाती, कहाँ, शिवरी नारायण में। महानदी शिवनाथ और जोंक नदी का संगम बनता है। जोंक नदी का उद्गम जो है महासमुंद जिला, ठीक है। जोंक नदी जो है आपको याद रखना है कि महासमुंद जिले से इसका उद्गम होता है। और एक नदी हो गया आपका लात नदी। लात नदी भी क्या संगम बनाती है चंद्रपुर में। शिवनाथ नदी, लात नदी हो गया, मान नदी और महानदी, इन तीनों का नदी का संगम बनता है चंद्रपुर में। और लात नदी का उद्गम होता है दोस्तों महासमुंद जिले के रदन की पहाड़ी से, ठीक। इतनी आपका क्या है, महानदी की सहायक नदी है, इसको अपने को, ठीक। ये क्या है आपका महानदी है, ठीक। और महानदी की क्या है, अन्य सहायक नदियाँ, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे महानदी की अन्य सहायक नदियाँ, और उसके बाद जो अन्य प्रवाह तंत्र बचे हुए हैं उसको अपन डिटेलिंग करेंगे। यदि कोई समस्या हो दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ डाउट हो तो आप लोगों को। और वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जिनको ज़रूरत है उन तक हमारा वीडियो पहुँचाइए, ताकि वो भी निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकें। इसमें कंप्लीट आपका छत्तीसगढ़ पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आप सभी जानते हैं कि मैथ्स की क्लासेस भी चल रही हैं। मैथ्स पूरा बेसिक से बताया जा रहा है। जीएस का क्लासेस शुरू हो चुका है, पूरा बेसिक से समझाया जा रहा है। लैंग्वेज पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। और सीजी तो चल ही रहा है, आप सभी जानते हैं, ठीक। तो जो भी एग्ज़ाम्स की ये सब तैयारी करना चाहते हैं जिसमें कॉमन सिलेबस है, वो हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार का हम आपको पूरा कंटेंट दे रहे हैं। नोट्स बना के आप पूरा पढ़ सकते हैं। मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी बैठ करके हमारे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।